2:15 शपथ ग्रहण समारोह होगा। जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वहीं पर अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जरा एक बार दिखा दीजिए तो फिर हम चर्चा शुरू करें। योगी आदित्यनाथ ने भले ही अपने भाषण में मंदिर का जिक्र नहीं किया हो, राम मंदिर का, लेकिन उनके समर्थक जुटने लगे हैं। जय श्री राम और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे नारे गूंज रहे हैं। एक से एक कलर यहां देखने को मिल रहा है, रंग दिख रहा है। लोग, उनके समर्थक जुटने लगे हैं। कुछ ने अपने सिर पर लिख रखा है, बकायदा कमल का फूल बनाया है और मोदी के समर्थक ये लोग दिख रहे हैं। ये बताइए कहां से आए? हम इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा। क्या आप लोग यहाँ केशव योगी जी ने तो मंदिर की बात की नहीं है कल अपने भाषण में, आप लोग कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे? तो अब वो तो हमारे सीएम हैं, अब उनका जैसा डिसीजन होगा और हम लोग सर्वमान्य करेंगे, लेकिन हम लोग मंदिर की मांग निश्चित करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो है श्री राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये बताइए, आपने ये बाल कैसे कटवाया और क्या लिखवाया? पीएम मोदी लिखवाया है सर, कमल का फूल बनवाया है। क्यों? इसलिए कि क्या कहती, इसको आदमी देखे और वोट दे कमल के फूल को। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए? गोरखपुर से माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र से, उनके गोरखनाथ मंदिर से हम लोग आए हैं और हम लोग को गर्व है कि गोरखपुर के योगी महाराज जी सीएम हुए उत्तर प्रदेश के। इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये वो समर्थक हैं जो कि योगी के समर्थक हैं, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं और उनके शपथ ग्रहण को देखने आए हैं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस दूर से खड़ी होकर क्या देख रही है उत्तर प्रदेश आने वाले वक्त में? देखिए, मैं कहूँगा कि बहुत भारी उन लोगों को मैंडेट मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। 325 सीटें कभी नहीं आई किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात कि जनता किसके साथ खड़ी है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी अहम है, आप कैसा देश और प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर जनता ने आपका साथ दिया है, आप राम राज्य लाना चाहते हैं, हम भी कहेंगे लेके आइए, लेकिन आप एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं जो नफरत की राजनीति करता रहा हो, जिसके बयानात डरा देने वाले हों, जिससे ये पता चलता हो कि न जाने आने वाले समय में वो कौन सा कदम उठाएंगे, कैसे रामराज लाएंगे। रामराज में तो नफरत की जगह ही नहीं। रामराज अगर तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा होगा, तो एक ही दरिया के किनारे शेर भी पानी पीता था और बकरी भी पानी पीती थी। ये था रामराज। क्या ये रामराज लेकर आएंगे? एक ऐसी शख्सियत को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। राशिद अल्वी साहब, एक बात बताइए, राशिद अल्वी साहब, इतना बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला है जी, और जी, अगर बीजेपी के भीतर यह सवाल है कि जब जनादेश उनके हक में है, तो आप कैसे भी देखना चाहें उनको, हम उसी रूप में जनता के सामने जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कानूनी व्यवस्था ठीक करेंगी। नंबर 1, उनका एफिडेविट देखिए, 2014 में आदित्यनाथ जी का एफिडेविट क्या है, कितने क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है। कैसे करेंगे कानूनी व्यवस्था ठीक? आप कहते हैं सबका विकास करेंगे, आप उनके भाषण उठा के देखिए और फिर आप ही बताइए, मैं आप ही को जज बनाता हूं, क्या सबका विकास कर पाएंगे? 2 उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री बना रहे हैं। 325 आदमी में एक आदमी नहीं था जो चुन के आए, जनता ने जिनको वोट दिया कि उनमें से आप एक उप मुख्यमंत्री बना देते। चलिए, मुख्यमंत्री आप अपनी मर्जी से बनाइए, आपको जनादेश मिला है, आप सरकार चलाइए, 5 साल का समय आपके पास है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ आपने कहा है कि हम राम राज्य लाएंगे, उसी रास्ते पर चलिए। वाजपेयी जी, एक आखिरी बात कहूंगा मैं, मुझे बड़ा खतरा है, और शायद 3-4 दिन पहले मैंने
आपके चैनल पे भी बोला था, 325 एमएलए चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और प्रधानमंत्री के अंदर एक सोच पैदा हुई होगी कि वही रास्ता ठीक रास्ता है, नफरत का रास्ता जो उनको सत्ता तक ले जाता है, पोलराइजेशन का रास्ता। ये एक खतरनाक सोच है। चलिए, ये आप कह रहे हैं, ओके। हम इसके कई हिस्से देखेंगे, चूंकि दिनेश शर्मा जो कि लखनऊ के फिलहाल मेयर है, अब डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं, उनके जरिए गवर्नेंस का, हम उनके पास चले जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उससे पहले हम एक सवाल आरपी सिंह साहब जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हम उनसे जरा एक सवाल पूछना चाहेंगे। आरपी सिंह साहब, कांग्रेस के भीतर डर जो भी हो, लेकिन बीजेपी के भीतर का विजन क्या कहता है योगी आदित्यनाथ के जरिए? देखिए, बात योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है, बात है कि मोदी जी का विजन क्या है देश के लिए, और जो प्रोमिसेस बीजेपी ने किए यूपी के साथ जी, वो किए कि सबका साथ सबका विकास, और वो होगा, सुनिश्चित होगा। हम लोग किसी एक जाति वर्ग के कारण से, एक किसी संप्रदाय वर्ग के कारण से वहाँ पे सत्ता में नहीं काम करेंगे, सुनिश्चित रहिए। और मैं अलवी साहब को बता दूं, कौन लोग थे जो बाटला हाउस के जो आतंकवादी थे, उनके घर पर जाकर गड़ियाली आंसू बहाए थे और सारी रात सो नहीं पाए थे, उनका नाम ले दीजिए। अगर आप, मैं गिनवाने को करूँ तो बड़ी लंबी एक फेहरिस्त है। वो सेफ्रन टेरर की बात किसने करी थी, मैं इस समय पढ़ना नहीं चाहता, ये अच्छी बातें नहीं है, परंतु जो हकीकत है वो ये है कि योगी जी का काल जो रहेगा, आप 5 साल देखेंगे, वो सबका साथ सबका विकास बिल्कुल जमीन पे खरा उतरेगा। ये आप 5 साल, आप अगले साल इसी समय फिर बात कर लेंगे, आपके चैनल पे आ जाऊंगा, बिल्कुल फिर बात करके देख लेंगे कि 1 साल की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, आपको दिख जाएगी वहां पर। हम 1 मिनट, संजय पुगलिया जी, जैसे ही इन्होंने जिक्र बाटला हाउस का किया और उधर से जिक्र एक डर का आया, हमारे जहन में एक सवाल आया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या आंदोलन के बाद एक बड़े पैमाने पर बीजेपी की इस तरीके से वापसी, दूसरी तरफ पंजाब में 1984 की घटनाओं के मद्देनजर कांग्रेस की इस तरीके से वापसी, क्या मौजूदा वक्त में एक नया राजनीतिक प्रयोग खुद जनता भी सोच रही है, करना चाहती है, इसलिए ऐसा जनादेश है? मेरा ख्याल है कि आप जनता को कौन सा नैरेटिव दे रहे हैं और क्या चॉइसेस हैं, उसमें से वो चुनती है। और उस सेंस में आप ठीक कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, शायद उसमें हमको ऊपर विकास की पैकेजिंग दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो हिंदुत्व के आग्रह हैं, उसका एक दबाव और एक जोर इस मैंडेट में रहा है। जब 325 विधायक इनको मिले हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि बीजेपी का और पूरे संघ परिवार का जो एक वर्क इन प्रोग्रेस रहा है, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अनअपोलॉजेटिक ढंग से साफ मैसेज दिया गया है, जिस प्रकार के मुख्यमंत्री का चॉइस किया गया है। और अब इनके बोलने की जरूरत नहीं है, इनके आते से ही वो सारे मुद्दे, इंक्लूडिंग राम मंदिर जैसे मुद्दे, सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। आप आग्रह देख लें और आप उस बयान को याद करें जो आपके अभी चैनल पर ही सुना कि गोरखपुर के एक वकील साहब ने कहा, क्या कहा कि हमारे नेता को जेल डाला, गुंडा, किस तरह से मुकदमे हुए, कोर्ट, तो मुकदमा, पुलिस, गुंडा, कोर्ट, ये शब्दावली भी साथ साथ यूपी में चलती रहेगी। इसीलिए आज योगी चेतावनी भी दे रहे हैं अपने ही लोगों को कि भाई उत्सव मनाइएगा, उपद्रव मत मनाइएगा। तो ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं नाजुक सी परिस्थिति है, लेकिन एक बहुत ही बिग और बोल्ड फैसला लिया गया है। राकेश सिन्हा जी, हम यहाँ पर एक जरूर कमेंट चाहेंगे। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी विकास का जिक्र करते थे, उस समय योगी आदित्यनाथ का हमको याद है कई उन्होंने ऐसे बयान दिए, साक्षी महाराज देते थे या फिर जो महिला सांसद हैं वो देती थी। क्या योगी आदित्यनाथ के जरिए एक ऐसी लकीर खींच गई जिसमें डेवलपमेंट का फेस इधर है, और अगर आपके जहन में हिंदुत्व का सवाल है तो फेस उधर है, लेकिन एक लकीर है? देखिए प्रश्न जी, एक पिछले 60 साल से एक मान्यता पर देश की राजनीति चल रही है। वो मान्यता यह है कि हिंदुत्व का मतलब रिएक्शनरी, हिंदुत्व का मतलब रेट्रोगेटिव, हिंदुत्व का मतलब प्रतिक्रियावादी, हिंदुत्व का मतलब एंटी माइनॉरिटी। यह जो मान्यता है, ये मान्यता बाहर के लोगों ने बनाया है। हिंदुत्व के जो बाहर हैं उनसे पूछा नहीं जाता कि आपके हिंदुत्व का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा विरोधी करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ कि कुछ बयानों की चर्चा होती है, वो बयान संदर्भों में और उस प्रतिक्रियावादी अल्पसंख्यकवादी राजनीति के विरुद्ध दिया गया बयान था।
देखिए जैसे घर घर वापसी, लव जिहाद, इसको बिना समझे सिर्फ निंदा करेंगे। हम आज भी कहते लव जिहाद नहीं होना चाहिए, हम आज भी कहते घर वापसी। हमें एक नई चीज बताइए, हमें ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार कांग्रेस के सामने भी सवाल होगा, अगर वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करती है तो कहा जाएगा ये एंटी हिंदुत्व है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को या बाकी राजनीतिक दलों को और बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों को अब नई परिभाषा, नई पहचान और नए वातावरण में अपनी राजनीति को ढालना पड़ेगा। जो पुरानी राजनीति थी, अल्पसंख्यकवादी राजनीति थी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर उसी सोच में चलते रहेंगे तो जनता इसी तरह से मैंडेट से उनकी सोच को बदलेगी। यदि आप अपने भीतर आत्मालोचन नहीं करते हैं, जैसे अभी कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के आते ही एक संकेत मिल गया। देखिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं, उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव का वातावरण नहीं है। जब ओबीसी, हम ये कह रहे हैं राकेश जी की पहली बार संकेत की राजनीति को बीजेपी और संघ ने त्याग दिया है, जो है यही है एकदम। और हम इस रूप में आपको स्वीकार है तो स्वीकारिए। देखिए यही बात है। इस देश की जो सहज आत्मा थी उसको अल्पसंख्यकवाद का बंदी बना दिया गया। हमने कहा यदि मुसलमान, देखिए यदि हम लौटते हैं इस पे, मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर देश पर चलती राजनीति का विरोध अगर संघ और बीजेपी कर रही है तो योगी आदित्यनाथ के जरिए एक मैसेज है। हम यहां पर ब्रेक ले रहे हैं, एक मैसेज है कि अभी इस आधार पर राजनीति नहीं होगी। हम ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। और इन सब के बीच 2 जानकारी आ रही है। एक तो यह गृह मंत्रालय जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के पास आ सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे मुख्यमंत्री, और साथ ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जाएगी। यानी पहली कैबिनेट मीटिंग जो है मुख्यमंत्री बनते ही लेंगे योगी आदित्यनाथ, और बतौर सीएम उसके बाद तमाम जो मंत्री बनाए गए होंगे उनके साथ बैठेंगे। कितने मंत्रियों की तादाद है, हालांकि ये अलग अलग है, अभी एक है कि 24 या 25, दूसरा है 43 तक। तो इन 2 स्थितियों के बीच में और कौन कौन मंत्री बनेंगे, हालांकि अभी सूची उनकी पूरी आई नहीं है, लेकिन संभावितों की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम उस दिशा में जाए उससे पहले सरिता भदौरिया जी भी हमारे साथ चूंकि जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की एमएलए। सरिता भदौरिया जी, आपके पास कोई मैसेज कि आप भी मंत्री बन रही हैं? अभी इस तरह का कोई ऑफिशियल मैसेज मेरे पास नहीं आया है। अब आप किस रूप में देख रही हैं उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास तौर पर जिस विधानसभा से मैं चुनकर आई हूँ, इटावा की मैं बात कर रही हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में इटावा इस तरह से हाईलाइट था कि लोगों को लगता था कि इटावा गुंडागर्दी की राजनीति है, गुंडागर्दी की राजधानी है, और इटावा में कानून नाम का कोई भी राज नहीं है। इटावा में कानून अव्यवस्थित था जी। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने बदलाव किया, और ख़ास तौर पर इटावा के लोग भी चाहते थे कि इस तरह से, जिस तरह से हम बदनाम हैं, उस बदनामी को दूर करके हम बदलाव लाएं, और लोगों ने बदलाव किया और उस सरकार को बदलकर और पूरे बहुमत के साथ, मुझे 325 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के दम पर इतना बड़ा समर्थन हम लोगों ने हासिल किया है। जी नल्ली जी, हम लोग कल से लगातार बात कर रहे हैं, एक मैसेज बड़ा साफ है कि इससे पहले के दौर में कानून व्यवस्था जो थी वो बहुत बिगड़ी हुई थी, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, अब चाहे वो डिप्टी सीएम भी कल बोल रहे थे जो बनने वाले, कानून व्यवस्था को लेकर, खुद योगी आदित्यनाथ भी इस बात का जिक्र करते। इसका मतलब यह है कि पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था। पहली प्राथमिकता मुझे लगता है कि कैबिनेट की बात आप कर रहे थे, पहले जो उनके फैसले होंगे उसमें स्लॉटर हाउसेस, बुचड़ खाने बंद करने की बात होगी, और उसके बाद कानून व्यवस्था की होगी। नहीं, मैसेज जाएगा। मैसेज देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं स्लॉटर हाउस अगर फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन हो रहे वाला है, हो भी सकता है, हमारा इससे इनकार नहीं, लेकिन 2 चीजें हैं। आप मेरे ख्याल से कैबिनेट के तमाम डिसीजंस के जरिए ही योगी आदित्यनाथ की शुरुआत होगी, और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कोई बड़ा डिसीजन? मुझे लगता है कि वो अपना जो भाषण देते हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले देते हैं, तो उसमें वो कानून व्यवस्था का जरूर जिक्र करेंगे। और देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है गोरखपुर में, जैसे इनका बहुत कठोर व्यक्तित्व बताया जाता है किस्म से, उनके बारे में जो लोग रहते हैं गोरखपुर में, वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल आप जाके कभी भी मिल सकते हैं, आपसे बहुत सामान्य तरीके से बात करते हैं, अगर कुछ करना हो तो कर भी देते हैं। जो हमें, जो मीडिया के जरिए एक इनकी छवि है, उससे विपरीत गोरखपुर के लोग बता रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में छवि नहीं, योगी संत तो ऐसे ही मिलते हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास में, जैसे बोला गया है कि बंदूकधारी रहते हैं आसपास, वैसे लोगों ने, मुझे जो गोरखपुर के लोगों ने बताया, सुबह भी बता रहे थे कि उनके पास आप जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ें तो जो कि कानून व्यवस्था की बात है, वो
बिल्कुल वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा व्यक्तित्व है जो हम लोग जानते हैं मीडिया के जरिए, वो ज़रूर लागू हो जाएगा। यानी कानून व्यवस्था पे वो बहुत अडिग रहेंगे और उसको वो ठीक करने में वो पहले जुट जाएंगे। और मैं दूसरी ये बात कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने ये जो माना है कि मंदिर की जो बात है, योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि कानून व्यवस्था वगैरह को रखते हुए कि कानून के मुताबिक ही होगा, लेकिन मंदिर अगर एक और विकल्प भी ढूंढना पड़ा तो वो होगा। तो इसमें कई चीजें हैं। आप बोल रही हैं, ढोल को हमने साइलेंट किया, हम ढोल को उठा देते हैं। दरअसल ये पंचूर गांव है जो कि पौड़ी में, जहां पर योगी आदित्यनाथ का घर है। हमको लगता है इस ढोल की आवाज़ के साथ अब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब इस पर आएंगे जो मंदिर वाले सवाल हैं। और उनके पिताजी देखिए, जो कुछ देर पहले जब उनसे एक इंटरव्यू किया जा रहा था तो उनकी आंखों में आंसू बरबस निकल पड़े थे। जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई के वक्त जब वो एमए कर रहे थे, उसके बाद वो गोरखपुर पहुँचे, वहाँ गोरखनाथ और वह महंत अवैधनाथ से जो मुलाकात हुई और वो घर आए माता जी से आज्ञा लेने के लिए कि मैं, उनकी माता जी भी बगल में बैठी हुई हैं, कि मैं अब वहीं पर जाना चाहता हूँ और मैं महंत जी के साथ रहूँगा। तो वो सब चीज़ याद करते करते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, आंसू टपक रहे थे। और ये सारी चीज़ें दिखला रही हैं कि किस तरीके से एक सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जो है अब क्या कह रही हैं जरा सुना।